हेलो दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2025 में पूछने की संभावना है, उन क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है आपका, कौन? बहुदलीय व्यवस्था क्या है? ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है? तो बहुत से दलों के सहयोग से देश के प्रशासन एवं लोकतंत्र को चलाना ही क्या कहलाता है? बहुदलीय व्यवस्था कहलाता है ना। वैसे हमारे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में कांग्रेस गठबंधन बहुदलीय व्यवस्था द्वारा सरकार चला रही है ना। और बिहार सरकार में भी गठबंधन व्यवस्था से सरकार चल रही है। ठीक है, तो यह है बहुदलीय व्यवस्था। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द्विराष्ट्र है ना, मतलब दो राष्ट्र। कहते शीत युद्ध के समय 1945 से 1991 में दो अलग अलग गुटों में विश्व विभक्त था। ठीक है, एक का नेतृत्व से सोवियत संघ और दूसरे का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। और इसे ही क्या कहते हैं? द्विध्रुवता कहते हैं। वैसे राष्ट्र जो दोनों ध्रुवों से जुड़े थे उसको हम क्या कहते हैं? द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं, है ना। द्विराष्ट्र सिद्धांत के पोषक थे। अब देखिए, कहते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत दो मतों के प्रभावों एवं दो ध्रुवों के मतों को मानते थे। अब देखिए, श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? कहते हैं श्वेत क्रांति 1970 ईस्वी से शुरू हुई और श्वेत क्रांति का अर्थ दूध की क्रांति से है। ठीक है, जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से काफ़ी प्रचलित है। इसके अंतर्गत दूध के उत्पादन से लेकर, है ना, और उसकी भरपाई तक की क्रांति को हम क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति के नाम दिया गया है। अब है चौथा क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति के 4 अनिवार्य कारण बताएं। कहते किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति निश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्य करना अनिवार्य माना जाता है। कौन कौन कार्य? राष्ट्रहित, राज्य की राजनीतिक स्थिति, पड़ोसी देश से संबंध, है ना, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण। कहते हैं प्रत्येक राज्य अपनी नीति जहां अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निश्चित करता है ना, जैसे बदलती क्षेत्रीय राजनीति, ठीक है, वहां उसे होने वाले घटनाओं के प्रभाव का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं इसके अलावा विचारधाराएं, लक्ष्य आदि भी विदेश नीति को निश्चित करने में क्या होती है? सहायक होती है। तो अगला प्रश्न है दक्षिण संवाद का क्या देद है ना। तो दोस्तों, दक्षिण संवाद क्या देते हैं? कहते हैं भारत और अमेरिका के संबंध पुराने हैं। बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन के समय में ही अमेरिका भारत के प्रति सहानुभूति रखता था और उसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को सहारा दिया था। ठीक, इस हेतु द्वितीय विश्व युद्ध के काल में अमेरिका ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया और भारत को भी आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए, है ना, इस बात को लेकर के दबाव बनाया। कौन? तो अमेरिका। भारत के लोगों के प्रति अमेरिका की, है ना, सहानुभूति पूर्वक अनुचित प्रभावों को रोकने का उद्देश्य से भी था। अब है अगला क्वेश्चन, पंचशील समझौता क्या है ना। पंचशील का अर्थ है 5 सिद्धांत। हमारे विदेश नीति का मूल आधार है ना। पंचशील शब्द का प्रयोग सबसे पहले 29 अप्रैल 1854 में किया गया था। ठीक है, अब देखिए पंचशील समझौता में क्या क्या सब है। एक दूसरे की अखंडता और संपूर्णता को बनाए रखना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत को मानना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पर एक टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो आंसर देखिए, कहते हैं संयुक्त राष्ट्र के कार्यों का संचालन करने के लिए एक सचिवालय है। इसकी
को महासचिव कहा जाता है? सर्वप्रथम नॉर्वे के त्रिवेगली महासचिव बने थे। वर्तमान महासचिव वान की मून है ना, यह दोबारा निर्वाचित हुए हैं। महासचिव के प्रमुख कार्य है ना क्या होते हैं? लिखित होते हैं। अब देखिए कौन कौन सा कार्य है। महासचिव सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद आदि की बैठक को आमंत्रित करता है। दूसरी बात, संघ के विभिन्न अंगों के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है। तीसरी बात, यदि विश्व में कहीं भी शांति की खतरा पैदा होता है तो उसकी सूचना सुरक्षा परिषद को देता है। ठीक है। चौथा है, सचिवालय के सारे कार्यों की रिपोर्ट महासभा को देता है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुलझाना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का सर्वेक्षण, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां है ना का आयोजन आदि। ग्राम पंचायत के कार्य का वर्णन करें। इन क्वेश्चन को देखिए। क्या है? ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत गांव में कौन कौन कार्य होता है, ग्राम पंचायत में कौन कौन सा कार्य होते हैं? तो कहते हैं ग्राम पंचायत के निम्नलिखित कार्य होते हैं। ठीक है, कौन कौन कार्य होते हैं? पहला, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, है ना। उसके बाद है प्राकृतिक आपदाओं में सहायता का कार्य करना। तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। और चौथा है शैक्षिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में सहयोग देना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर का, लोकसभा में विपक्ष के नेता के क्या कार्य हैं, है ना। तो लोकसभा में विपक्षी दल के नेता का कार्य सत्ताधारी दल के कार्यों की आलोचना करना है ना, और इसके नियंत्रण के लिए अन्य साधनों के प्रयोग से सत्ता, ठीक है, डालना है। उनके बाद कहते हैं जो लोकतंत्र में विपक्षी दल का होना जरूरी होता है। लोकसभा में विपक्षी दल के कारण सत्ता दल यह सोचने के लिए बाध्य होते हैं कि उसके द्वारा कोई गलत कदम न उठाया जा सके। ठीक है, इसीलिए विपक्षी दल का होना जरूरी होता है ताकि विपक्षी दल उससे कार्य का लाभ उठा सके और जनता को अपने पक्ष में कर ले। लोकसभा में विपक्ष के नेता के कार्य इस प्रकार हैं, कौन कौन, है ना। लोकतंत्र की रक्षा करना, सरकार के विरुद्ध गलत निर्णय पर आंदोलन करना, जनता की शिकायतों को सरकार के सामने मजबूती से पेश करना, है ना। मौलिक अधिकार का वर्णन करें। इन क्वेश्चनों को देखिए। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का वर्णन करें। भारतीय संविधान के तीसरे अध्याय में, है ना, भारतीय संविधान के तीसरे अध्याय में नागरिकों में, है ना, तीसरे अध्याय में नागरिकों के साथ मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, कहते इन मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार भी प्रारंभ में मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से क्या किया गया है, निकाल दिया गया है ना। अब यह सिर्फ कानूनी अधिकार के रूप में है। शिक्षा को भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन किया गया है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, कौन कौन? समता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है संविधान में प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? विश्व के प्रत्येक देश में संविधान की अपनी अपनी प्रस्तावना होती है ना, अपनी अपनी सभी देश की प्रस्तावना होती है, जिसके अंतर्गत संविधान निर्माता के विचार और उद्देश्यों के साथ साथ संविधान तथा देश के मौलिक लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। देश के आधारभूत दर्शन, मूल अवस्था तथा नागरिकों के, है ना, आकांक्षाओं का स्पष्टीकरण प्रस्तावना रूपी आईने में होता है। अति एवं प्रस्तावना संविधान के दर्पण के रूप में कार्य करती है। ठीक है, भारतीय संविधान की तरह अमेरिका, है ना, फ्रांस, पूर्व सोवियत संघ, है ना, जापान, चीन इत्यादि देशों में भी संविधान की प्रस्तावना भी अपने अपने विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट करती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो भारतीय संसद द्वारा 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत समस्त भारतीय क्षेत्र को सिर्फ 2 भागों में, एक स्वायत्त राज्य और दूसरा केंद्र शासित राज्य, है ना,
में व्यक्त करने का निर्णय लिया गया। स्वायत्त राज्य में 14 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के अधीन रखे गए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई व्यवस्था के बावजूद राज्य गठन की संभावना का अंत नहीं हुआ और नए नए राज्यों का निर्माण भारत संघ में होता रहा। ठीक है दोस्तों, 1960 में मुंबई को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात, 1970 में मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, 1976 में पंजाब को विखंडित करके पंजाब तथा हरियाणा तथा 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, और उत्तराखंड का निर्माण हुआ। इसके अलावा भी देश के कई भागों में राज्य निर्माण हेतु संघर्ष चलाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संघ शासित क्षेत्र क्या है? संघ शासित क्षेत्र। संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक उपराष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है जिसमें भारत सरकार का शासन होता है। संघ शासित क्षेत्र राष्ट्र का विस्तृत क्षेत्र है। इसके अंतर्गत भारत में दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली और पुडुचेरी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के क्या कार्य हैं? तो नगर निगम नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं एवं सुख सुविधाओं के लिए अनेक कार्य करता है। नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। अब देखिए कौन कौन कार्य है। पहला कार्य है ना, नगर क्षेत्र की नालियाँ, पेशाब खाना, शौचालय आदि का निर्माण करना, उनकी देखभाल करना। दूसरा, कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करना। तीसरा, पीने के पानी का प्रबंधन करना। चौथा है गली, पुलों और उद्यानों की सफाई और निर्माण करना। पांचवा, दुग्ध शाला की स्थापना करना और उनका प्रबंधन करना। आग बुझाने का प्रबंधन करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं? कहते हैं राष्ट्रपति शासन में, है ना, राष्ट्रपति शासन में शासन के संदर्भ में उस समय प्रयोग किए जाने वाला एक पारिभाषिक शब्द है ना, क्या है? जो जब किसी राज्य को भंग या निलंबित कर दिया जाता है और राज्य प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधीन आ जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की सफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में, है ना, उसे राज्य सरकार को बर्खास्त कर उसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में लागू होता है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं हो, सत्तारूढ़ पार्टी या केंद्रीय सरकार की सलाह पर राज्यपाल अपने विवेक पर संसद को भंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, कहते यदि सदन में किसी पार्टी या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो राज्यपाल सदन को 6 माह की अवधि के लिए क्या करता है? निलंबित कर देता है, बर्खास्त कर देता है। ठीक है, और 6 महीने के बाद जो है, यदि कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो उसे दशा में पुनः चुनाव आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रपति शासन इसीलिए, है ना, लागू किया जाता है। इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि, है ना, इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण के वजह से एक निर्वाचित मुख्यमंत्री सीधे भारत के राष्ट्रपति के, है ना, अधीन आ जाता है। लेकिन, है ना, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकारी प्रदान किए जाते हैं। है ना, प्रशासन में मदद करने के लिए राज्यपाल सत्ताधिकारियों की नियुक्ति करता है जो सेवानिवृत्त सिविल सेवक होते हैं। ठीक है।